हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस इन्वेस्टिगेट। मैं हूं अब्दुल हक और आज हम बात करने वाले हैं गाउस थ्योरम का प्रूफ। पिछली वीडियोस में हमने बात करी गाउस थ्योरम होती क्या है। गाउस थ्योरम की अगर स्टेटमेंट का जो मैथमेटिकल फॉर्म है अगर हम उसे लिखें तो वो कुछ इस तरीके का होता है। मैं आपको इधर ऊपर हल्का सा दिखा देता हूँ। जो फ्लक्स होता है वो होता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इसका गाउस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आइए आज हम इसको ही प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ एज्यूम्शंस लेने होंगे। एज्यूम्शंस को सबसे पहले हम लेते हैं एक हमने इस पे चलिए हम इसको थ्योरी के हिसाब से एज्यूम करते हैं। कंसिडर दैट अ पॉइंट चार्ज Q is situated at the center of a sphere of radius r। एक पॉइंट चार्ज लेना है हमें Q नाम का हमने पॉइंट चार्ज को ये यहाँ पर लेट कर लिया जो सेंटर ऑफ स्फीयर पर है, तो हम उसको O पॉइंट दे देते हैं। अब उसने यूँ बोला है कि इसकी जो रेडियस है सरफेस की उसको हम R लेट कर लेते हैं, तो ठीक है हमने इसको लेट कर लिया R। इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दे दिया R। ये हो गया R, हमने इसको लेट कर लिया। अब उसके बाद क्या करता है, लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पर एक P पॉइंट में अगर लेट कर लेता हूँ उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी। ये मैंने यहाँ पर एक सरफेस ले ली, इसको गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं। इसकी वजह या गॉसियन सरफेस नहीं, एक सरफेस मैंने यहाँ लेट कर ली, उस पर छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, उसको P पॉइंट दिया है। इस P पॉइंट की वजह से इस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको E माना, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। क्योंकि अपन जानते हैं अगर यहाँ मैं टेस्ट चार्ज में यहाँ पर पुट करूँ, इस P चार्ज पर अगर मैं टेस्ट चार्ज पुट करूँ तो ये Q चार्ज उसको इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है वो है इस डायरेक्शन के अंदर। ये मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। अब इसकी वजह से मैं यहाँ पर इसी डायरेक्शन में मैं एक छोटा सा यूनिट वेक्टर लेट कर लेता हूँ। आर की डायरेक्शन में मैंने रेडियस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर लेट कर लिया, दैट्स इट। अब अगर इस P पॉइंट का मैं एरिया वेक्टर लूँ तो हम जानते हैं क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा उसको भी मैं अगर यहाँ से यूँ डिनोट करता हूँ तो वो होगा DS, वो भी होगा बाहर की डायरेक्शन में। इसको मैंने यहाँ पर लेट कर लिया। ये जो एरिया वेक्टर है ये इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी कर लो, मैंने इसको अलग से शो कर दिया। यहाँ पर मैंने एरिया वेक्टर इसको लेट कर लिया। अब मैं यहाँ पर कूलाम लॉ लगाने वाला हूँ। माने कि कूलाम लॉ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला हूँ। जो हम फॉर्मूला जानते हैं कूलाम लॉ का होता है KQ/R। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, या मैं यहाँ पर पहले लाइन लिख देता हूँ, चलिए। देन अकॉर्डिंग टू कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कूलाम लॉ इसलिए क्योंकि कूलाम लॉ की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इसलिए कूलाम लॉ यहाँ पर लिखा। K हो गया Q/R²। यहाँ पर R², चूँकि मैंने वेक्टर लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा एक छोटा सा R कैप, जो कि मैंने यहाँ पर R कैप डायरेक्शन में ही लिया है मैंने। तो ये एक छोटा सा कूलाम लॉ की वजह से मैंने एक पहली इक्वेशन ले ली। R क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। हाँ चलिए लिख ही देते हैं, वेयर R कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग OP की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। अब मैंने एक छोटा सा यहाँ पर, जो कि मैं पहले ही लेट कर चुका हूँ, मैं उसको लैंग्वेज में लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर कि मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लेट किया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट। मैं इसको थोड़ा यूँ लिखता हूँ, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट DS अराउंड पॉइंट। जैसा कि हमने DS एलिमेंट यहाँ पर लेट कर लिया है जो अराउंड P के डायरेक्शन में। अब हम यहाँ पर निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है, हम ds के अराउंड हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, हम पहले छोटे से एलिमेंट ds के लिए निकालेंगे, तो वो होगा d फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज डॉट सॉरी ई डॉट ds। ये होता है इसका फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म के अंदर। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जो कि हमने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम इसको लिख देते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। सरफेस इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। उसके साथ हम इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म से हटाएं, चलिए अभी वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं ds वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये दो वेक्टर हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम जानते हैं। यहाँ पर देखा हमने कि जो ds है, ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में सेम एंगल है, यानी कि 0 डिग्री, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल सेम है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कह लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल सेम है। इसका फॉर्मूला होता है d, अगर डॉट प्रोडक्ट हटाऊँ तो यहाँ पर होता है cos थीटा। अगर cos थीटा में थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर जो आएगी वो आएगी 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों आने वाली है? जस्ट बिकॉज दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds का बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा ds cos थीटा 0, थीटा जो आएगा 0, तो ये आर कैप की जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, जो होता है डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट q अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा ds cos 0 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं, हमने यहाँ पर पुट कर दिया, क्योंकि आर वेक्टर आर कैप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, इस वजह से। अब ये बनेगा कुछ, इसको अगर मैं लिख दूँ के से डिनोट कर दूँ ताकि टाइम बचेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट ds। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया ds। अब हम जानते हैं एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सब तरफ सेम होता है। चलिए इसको थोड़ा पहले एक लाइन और लिख देते। वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, इधर का साइड का मैंने यहाँ पर कर दिया इंटीग्रेशन, और इस साइड अभी एज इट इज़ बाकी है, तो ये कुछ मैंने इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर को मैंने वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख दिया, और ds। हम जानते हैं एक पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, सब डायरेक्शन में इक्वल रहता है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वेक्टर साइन हटा देते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसके लिए कांस्टेंट को हम लिख देंगे बाहर की साइड, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया डॉट ds। अब ds क्या है? ये सरफेस का इंटीग्रेशन है। सरफेस का इंटीग्रेशन जैसे कि अगर हम, सॉरी ये थोड़ा तिरछा हो गया, मैं इसको यूँ लिख देता हूँ। सरफेस का इंटीग्रेशन अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमने छोटी सरफेस ds ली थी। अगर पूरी सरफेस का हम इंटीग्रेशन करें इस पॉइंट पर, 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 तो ये पूरा जो सरफेस होगा ये क्या होगा, इस पूरा ये जो पूरा स्फेयर बना है, आगे पीछे पूरा स्फेयर बना, उसका सरफेस एरिया ही होगा इसका इंटीग्रेशन। क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पर निकालूं, इसके पीछे कर्व है, तो इधर भी निकालूं, इधर इधर इधर, ये पूरे तरीके से हर पॉइंट पर निकालूंगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो होने वाला है इसी का, एक स्फेयर का वॉल्यूम। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, सिंस ds इज इक्वल टू सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर जो कि क्या है, r इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारा
सरफेस है स्फीयर का, यानी कह लीजिए कर्व सरफेस एरिया जिसे हम कह सकते हैं। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो जो फ्लक्स होगा हमारा वो होगा ई, तो एज इट इज़ डी एस की जगह हम रख देंगे 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर जो कि फॉर्मूला हुआ हमारा। अब हम ई की जो वैल्यू है उसको भी रख देते हैं। जो ई की जो वैल्यू थी वो क्या थी, ई की 4π 1/4π एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर जो वैल्यू चली आ रही है ई की जो वैल्यू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पर वापस पुट कर दी। बीच में शॉर्ट फॉर्म ताकि इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े इसलिए। अब यहाँ पर ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब ये 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर ये जो है डी एस की जो वैल्यू हमने लिखी। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 4πr से 4π कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फ्लक्स का जो बचा क्या, फ्लक्स के अंदर क्यू बचा ऊपर और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। यही है हमारा गॉस थ्योरम का फॉर्मूला।